वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वह है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा। अक्सर जब प्राचीन भारत की बात आती है तो उस समय राजनीतिक चिंतन और उनकी अवधारणा के बारे में एक प्रश्न उठता है। प्राचीन भारत की राजनीतिक चिंतन व्यवस्था क्या थी? प्राचीन भारत की जो राजनीतिक अवधारणाएं थी वह किस आधार पर थी? उनकी मुख्य धारा क्या थी? यह प्रश्न उठता है। आज के इस सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हर एक पॉइंट को आपके साथ साझा करेंगे ताकि किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बैठे तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह का डाउट ना हो और आप 100% सही आंसर दे पाओ। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा क्या है। देखो, कभी भी जब हम राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे या उस समय के विचारों की बात करेंगे या बौद्धिक विचारों की बात करेंगे, मान्यताओं की बात करेंगे, तो हमें उस परिवेश को जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम परिवेश की बात करेंगे, उस समय की देश काल की जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, अगर उस पर हम चर्चा करें तो हमारे सामने कुछ तथ्य उभर कर आता है। देखो, वैसे तो जाता है कि प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन विद्वानों के लिए कभी भी बहुत आकर्षण का विषय नहीं रहा, क्योंकि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन की व्यवस्था थी उसमें जितने भी उस समय के दार्शनिक हुए, जितने भी विद्वान हुए, उन्होंने बहुत रुचि नहीं दिखाई थी। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में बहुत आकर्षण का विषय नहीं रहा उन दार्शनिकों के लिए, उन विद्वान। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला जो हम अगर हम प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की अवधारणा की बात करें तो पहला पॉइंट निकल के आया, ये कोई आकर्षण का विषय नहीं था। प्राचीन राजनीतिक चिंतन के बारे में अगर हम बात करें या विचार के बारे में बात करें, अवधारणा के बारे में बात करें, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कुछ विद्वानों का मानना है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे मूल्यवान भी कहा। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से कम मूल्यवान नहीं है, यानी हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जब जब कोई कोई बदलाव, कोई परिस्थितियां, कोई स्थितियां आती हैं तो उसमें दो विचार उत्पन्न होते हैं, जिसे सकारात्मक विचार भी कहते हैं और नकारात्मक विचार भी कहते हैं। कुछ दार्शनिकों का यह मानना है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी अगर भारत के को समझना है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा को जानना है, तो सबसे पहले आपको भारत की सांस्कृतिक परंपरा को समझना होगा। उसके बाद ही आप आगे समझ पाए। कुछ ऐसे दार्शनिक भी हो जिन्होंने ये कहा कि अगर हम उस समय के हुए परिवर्तनों को समझें और उनकी विचारों को समझें तो शायद हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा को और अच्छे तरह से समझ सकते हैं, और इसे उपागम शब्द का नाम दिया गया। प्राचीन भारत के राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों को जानने के लिए उपागमों की सहायता ली गई, और यह उपागम जो है प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें एक उपागम और जोड़ा गया, अतः कुल मिलाकर के 6 उपागम हो जाते हैं। प्राचीन भारत की राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों का भिन्न भिन्न समावेश आपको अलग अलग उपागमों में देखने को मिलेगा, जो भारतीय राजनीतिक को और विचारधाराओं को का संदेश देता है। इन सिद्धांतों और विचारों को जब आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि वास्तव में प्राचीन भारत की स्थितियां जो थी वो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण तो था। कोई कहता है अस्तित्व विहीन था, कोई आकर्षण नहीं था, तमाम तरह की बातें हमारे सामने आती। अब चलो जरा जान लेते हैं कि यह प्राचीन भारत को समझने के लिए, प्राचीन भारतीय राजनीति को समझने के लिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधाराओं को समझने के लिए हमें उपागम को जानना है। उपागम क्या है? उपागम एक समय समय पर हुए बदलाव, समय समय पर हुए परिवर्तन को एक शब्द दिया गया जिसे उपागम कहा गया।
अब ये प्रमुख रूप से 5 होते हैं। प्राचीन भारत को अगर आपके चिंतन को, इनके सिद्धांतों को, इनके विचारों को अगर आपको जानना है तो ये 5 उपागम और प्लस एक अतिरिक्त उपागम जो और माना गया, यानी कुल मिलाकर 6 उपागम को जानने की जरूरत पड़ी। बगैर 6 उपागम को जाने हुए आप कभी भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को नहीं समझ पाएंगे, ना ही उसके सिद्धांतों को समझ पाएंगे। तो पहला उपागम था जिसे कहा गया साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पौवार्तवादी उपागम। पहला जो शुरुआती दौर का हम कह सकते हैं, यह एक उपागम आया। और इस उपागम में अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रतिक्रियाएं थी उस समय लोगों की, उसको प्राथमिकता दी गई। उस समय क्या सही है क्या गलत है, उस समय की विचारधाराओं का समावेश आपको साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पौवार्तवादी उपागम में मिलता है। यानी प्रथम उस समय जो देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर दूसरे उपागम की बात करें तो दूसरा उपागम है राष्ट्रवादी उपागम। राष्ट्रवादी उपागम क्या है? जिसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान और चेतना की बाहुल्यता मिलती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्र के प्रति चेतना, ये सारी चीजें राष्ट्रवादी उपागम के नाम से जाना गया। यानी आप देख सकते हैं पहला उपागम जो है यह क्या है? प्रतिक्रिया। एक इसमें प्रतिक्रिया हुआ, एक इसमें एक आवाज उठी, उसे कहा गया साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पौवार्तवादी उपागम। और दूसरा राष्ट्रवादी, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें राष्ट्र की भावना हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान हो, राष्ट्रीय चेतना की बात हो। तो यह परिवर्तन जो है क्या कहलाया? राष्ट्रवादी उपागम कहला। और इसमें एक अभिप्रेरणा मिली, लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया ये सब। इसके बाद थोड़ा सा और वक्त गुजरता है, कुछ और बदलाव हुए और उस उपागम का नाम दिया गया मार्क्सवादी ऐतिहासिक उपागम। मार्क्सवादी ऐतिहासिक उपागम जो था, इसमें भी विचारों का समावेश और एक उथल पुथल क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चला। चौथे उपागम का हम नाम अगर लें, वह है समाज शास्त्री एवं नेतृत्व केंद्रित उपागम, जिसमें समाज को भी प्राथमिकता दिया गया, नेतृत्व को भी प्राथमिकता दिया गया और जो उस समय की स्थितियां थी उनको भी समावेश किया गया। यानी जाहिर सी बात है बदलाव होते गए और कुछ स्थितियां और भी बेहतर समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, नेतृत्व को समझने के लिए, और उसका केंद्र बिंदु क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है, आखिर क्या वजह है कि हम इसे समाज शास्त्री एवं नेतृत्व केंद्रीय उपागम कहें। तो निश्चित रूप से जब समाज को आप केंद्र बिंदु मानेंगे, जब आप नेतृत्व को, किसी भी समूह, किसी भी वर्ग का नेतृत्व के केंद्र को आप मानेंगे, तो वह कहलाएगा समाज शास्त्रीय एवं नेतृत्व केंद्रीय उपागम। पांचवें उपागम की अगर हम बात करें, इसे कहा गया परंपरा मूलक उपागम। यानी इसमें जो प्रमुख रूप से जो समावेश था वो परंपराओं का समावेश था। परंपरा मूलक उपागम के अलावा एक और भी उपागम को मनुष्यों ने स्वीकार किया, जिसे कहा गया, आपको नाम दिया गया प्रसंग केंद्रित उपागम। यानी उन उदाहरणों को देखते हुए, उनकी मिसाल देते हुए एक उपागम को माना गया। और ये जो 6 उपागम है, ये 6 उपागम हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब ये कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन को जानने के लिए हम 6 उपागमों की जब चर्चा करते हैं, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पौवार्तवादी उपागम का, राष्ट्रवादी उपागम का, मार्क्सवादी ऐतिहासिक उपागम का, समाज शास्त्री उपागम, एक नेतृत्व केंद्रीय उपागम, परंपरा मूलक उपागम और प्रसंग केंद्रित उपागम का। अब देखो इसमें जो ये 6 प्रकार के हैं, अब पहले उपागम में आप देखो तो प्रतिक्रिया का समावेश हुआ। दूसरे उपागम में क्या हुआ? राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम और समर्पण की भावना आई। मार्क्सवादी में क्या हुआ? इतिहास को देखा गया और विचारों को देखा गया। चौथे में आ गया कि समाज को देखा गया और नेतृत्व को देखा गया। और एक जो परंपरा मूलक उपागम है, उस समय वर्तमान समय के परंपरा को देखा गया, प्राथमिकता दी गई।
और इसके अलावा जो छठा उपागम माना गया उसमें प्रसंग यानी क्या हुआ, किसकी मिसाल दे सकती। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि यह व्यक्ति इसने बहुत अच्छा कार्य किया, और जिसने कुछ ऐसा किया जो स्वीकार नहीं करता है समाज, तो उसको एक प्रसंग के द्वारा और एक माध्यम के द्वारा उस समाज में दर्शाया जाता है। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए आज का जो हमारा ये लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे। तो अब तक हमने ये जान लिया कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए हमें किन किन बातों की जरूरत है। तो इसको देखिए, समझिए, और फिर एक बार आप चिंतन करने की कोशिश करिएगा। बहुत से क्वेश्चंस आपके इसमें से बनेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर